हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इससे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए थे। ओवरलोडिंग का सीधा मतलब है कि एक ही नेम के फंक्शन अलग अलग आर्गूमेंट लेकर के अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं। अब ज़रा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों इसका इस्तेमाल हम अपने लैंग्वेज में करते हैं, ऐसे क्या बेनिफिट होता है। तो किसी भी ऑपरेटर के विषय में आप सोचें, सबसे सिंपल ऑपरेटर हमने लिया है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर जनरली हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या प्लस ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो एक ही काम कर सकता है हर तरह के डेटा का? क्योंकि कोई भी ऑपरेटर किस तरह का रिजल्ट देगा, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा गिवन टू द ऑपरेटर। जैसे अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन की हम बात करें तो हम लिखते हैं a प्लस बी, और ए बी का वैल्यू अगर 10 है और b इक्वल टू 20 है, निश्चित रूप से हमको रिजल्ट इनका एडिशन मिलेगा। a प्लस बी का रिजल्ट होगा 30। लेकिन क्या होगा जब हम ये डेटा टाइप ही बदल दें? अगर हम यहाँ पर a और b के जगह पर अगर हम लिख दें ARVIND, अब b के जगह पर लिख दें कुमार, अब स्वाभाविक है कि ये जो a और b डेटा होंगे वो कहीं ना कहीं एरे टाइप के होंगे, कैरेक्टर टाइप का एरे होगा। और इस कैरेक्टर टाइप के डेटा को अगर हम a और b में पास कर दिए, स्ट्रिंग है ये, तब भी क्या इसी तरह का रिजल्ट आएगा? तो ये तो बड़ा वैल्यू है। अब ऐसा मान लें कि सिंगल कैरेक्टर है हमारे पास। अब स्ट्रिंग की बात अभी हम छोड़ दें, अगर हम लिखें CHARB और यहाँ पर लिख दें A और K, तब भी क्या रिजल्ट A और B का आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो हम कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट देते हैं, हमें पता है कि फाइनली वो जाता तो है कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में। अगर कंप्यूटर डेटा टाइप को कैरेक्टर और नंबर की बात करें तो दोनों ही बाइनरी फॉर्म में गया, तो कंप्यूटर को बाइनरी एडिशन तो आता है। तो हो सकता है कि इनको जोड़ करके वो कैपिटल M बता दे। इसका भी कुछ ना कुछ कोड होगा, दोनों को ऐड करने के बाद कुछ कोड जेनरेट हो जाए। मान लेते हैं अगर हम इसको ले लें B। अब जरा सा देखिए कि ये कंप्यूटर में चला गया, CPU के पास गया, तो इनका कोड है 0100 0001 0100 0010। ये हो गया अल्फ़ाबेट A, ये हो गया इसका बाइनरी कोड। अगर हम ASCII कोड की बात करें तो कंप्यूटर को तो इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना नहीं है, तो हो सकता है वो इस तरह से कुछ रिजल्ट दे दें। और हो सकता है ये अल्फ़ाबेट मान लेते हैं M का है, इसका मतलब है कि इनका रिजल्ट M आ जाना चाहिए। अगर ऐसा कंप्यूटर करता है तो क्या हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है? हम सारी दुनिया को ये बता पाने में सक्षम हो पाएंगे कि A प्लस बी इक्वल टू M, और लोग मान लेंगे? इसका मतलब है कि हम इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म कंप्यूटर में नहीं कर सकते। हमें बताना होगा कि अगर डेटा टाइप बदल जाता है तो ऑपरेशन भी बदलेगा। अगर आप इनको जोड़ने की बात आप करते हैं तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंसीडर करें कि ठीक है A और B को जोड़ करके एक साथ कॉन्केटनेट कर दीजिए, A B हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि A प्लस बी इक्वल टू M।
इसका मतलब है कि ऑपरेटर तो वही है, लेकिन अगर डेटा टाइप बदल गया तो इसके ऑपरेशन में भी बदलाव होना चाहिए। अगर सारे डेटा टाइप पर एक ही तरह से ऑपरेशन सिर्फ एडिशन का लगा देंगे, अरिथमेटिक एडिशन, तो हो सकता है रिजल्ट गड़बड़ हो जाए। मान लेते हैं एक और एग्जांपल हम ले लें। अगर हमारा डेटा कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स डेटा हम कैसे लिखते हैं? थ्री आई एंड 4J, 7I एंड 8J, मान लेते हैं इस तरह से हमारा डेटा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप जानते हैं। अब जरा सा देखा, बोलिए कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या रिजल्ट आएगा? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि 8 4, तो यहाँ पर होगा 12, ये होगा 10। अब जरा देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम इसको परफॉर्म करें तो हम ऐसा रिजल्ट अगर नहीं देते हैं, हम देते हैं 8 12 7 3 10 एंड 11 2J, ये सही होगा क्या? ऐसा नहीं कर सकते आप। ये अलग पैरामीटर है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये रियल पार्ट है। इसका मतलब है कि अगर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है तब भी हमारा एडिशन का रूल बदल जाता है। मतलब एडिशन सिर्फ एक ऑपरेशन है, लेकिन इस ऑपरेशन में अलग अलग तरह की, अगर हम डेटा टाइप की बात करें, अगर हम अल्फ़ाबेट देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, तो हमारा ऑपरेशन चेंज होगा। अगर हम नॉर्मल नंबर देते हैं इंट फ्लोट, तो उसके अरिथमेटिक ऑपरेशन का रूल अलग है। और कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं तो इनका हिसाब किताब कुछ अलग है। अब सवाल यही है कि इस तरह के अलग अलग ऑपरेशन को अगर हम ऐड करना चाहें तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो ये जो हमने अभी डिस्कशन करना शुरू किया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारा जो प्राइम फोकस है इस प्रोग्राम का, उसमें हम 3 तरह के वेरिएबल की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम भूल जाते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि कुछ इस तरह से उसको एडजस्ट किया जाए कि आसानी से समझ में आ जाए बात। अब हमने क्या किया है, दो क्लास बनाया है, T1 और T2, और इस क्लास में दो वैल्यू रखेंगे। कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं ARVIND, और यहाँ पर ले लेते हैं कुमार। आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इनको हमको ऐड करना है। और एक तीसरा हम लेंगे डेटा, जिसमें हम इनको ऐड करके रखेंगे। तो अगर दो स्ट्रिंग डेटा टाइप को ऐड करना है तो एक्चुअल में एडिशन के जगह पर हम क्या करते हैं, वहाँ कॉन्कैटिनेशन करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये काम कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे हम ओवरलोड कर रहे हैं। अब देखिए, हमारा प्राइम फोकस है कि हम इस तरह से कुछ काम करें जिसमें दो स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम हमने पहले से लिख रखा है ताकि ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। हमने हेडर फाइल लगा लिया है, include iostream.h, include conio.h, include string.h। अब यहाँ पर आप और भी जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम के उसको जोड़ सकते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std लगा लीजिएगा अपने से। हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमने एक क्लास बनाया है टेस्ट, और टेस्ट टाइप के क्लास में हमने क्या किया है, एक कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग बनाया है st नाम से।
और उसमें स्पेस, इस एरे, एक एरे हमने बनाया st नाम से, तो ये एक्चुअल में हमारा st है और जिसमें स्पेस कितना है 0 to 99, 100 कैरेक्टर रखे जा सकते हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप है और एरे का नाम st है, स्पेस हमने एक्वायर किया 100 कैरेक्टर का साइज। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसानी से किया जा सकता है। अब इसमें हमने पब्लिक फंक्शन लगाया वॉइड रीड। रीड करने के लिए आईओ स्ट्रीम का ही इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सी आउट इंटर स्ट्रिंग। तो इंटर स्ट्रिंग अब करेंगे, अब इंड लाइन भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर एन भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ज़रूरत लगे कर लीजिएगा। इसके बाद सी इन एस टी। तो हमने क्या किया कि जो भी इंटर स्ट्रिंग किया जाएगा एस टी में, उसको हम यहाँ स्टोर कर लेंगे। तो इस एस टी में जब भी रीड फंक्शन कॉल करेंगे तो कुछ न कुछ हम स्ट्रिंग पास करेंगे और इस स्ट्रिंग को हम यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई। और दूसरा हमारा फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है सो फंक्शन का काम है सी आउट स्ट्रिंग एस टी एंड लाइन। इसमें एक लाइन में शो करने में हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग क्या है उसको हम डिस्प्ले कर देंगे, एस टी में जो भी वैल्यू है। तो प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा काम किया है, लॉजिक को आप समझिए, लॉजिक समझ जाएंगे प्रोग्राम आसानी से बन जाएगा। हमने एक एरे लिया एस टी नाम से, 100 स्पेस कैरेक्टर का स्पेस हमने ले लिया। उस एरे में डेटा हम रीड फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहे हैं। रीड फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो भी यूजर से डेटा होगा ले लेंगे और उसको एस टी में रख लेंगे। दूसरा, शो करने के लिए हमने उस एस टी को सी आउट के थ्रू स्ट्रिंग जो भी लेंगे उसको डिस्प्ले कर लेंगे। दो हमने फंक्शन कर लिया। और ये इम्प्लिसिट ऐड फंक्शन है, इम्प्लिसिट है। एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने यहाँ लगाया है। और ये जो फंक्शन है इसको जरा गौर से देखिए। कोई भी फंक्शन जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, पहले रिटर्न टाइप मान लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंट फंक्शन और इंट ए इंट बी, इस तरह से फंक्शन लिखते हैं। ये डेटा रिटर्न टाइप है, ये डेटा जो हम देंगे फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा। कुछ यही काम हमने यहाँ किया है। शर्त यही है कि ये जो हमारा फंक्शन है ऐड, ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो टेस्ट टाइप का करेगा। क्यों? इस क्लास में हमने टेस्ट डिफाइन किया है, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग एरे होगा, एरे टाइप रिटर्न होगा, एरे में जो भी वैल्यू होगा वही रिटर्न होगा, क्योंकि जैसा वैल्यू हमने पास किया वैसा ही रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न टाइप है टेस्ट ऐड। test2 यहाँ हमने लिखा है। test2 मतलब test2 का डेटा ये डेटा हम पास करेंगे एडिशन के टाइम में। अभी हमको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल हमने टेस्ट के नाम से बनाया t3, क्योंकि टेस्ट टाइप का डेटा पास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से डेटा हम स्टोर भी करेंगे उसी टाइप के वेरिएबल में। और इस वेरिएबल का क्या काम है, इस पर डिस्कशन करने के पहले जरा हम मेन फंक्शन पर आ जाए। पहले हमारा ये मेन फंक्शन है। हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट बनाया, t1 t2 और t3, जो हाँ हमने ऑलरेडी पहले से बना दिया है। CLRSCR स्क्रीन को क्लियर करेगा, पहले से कोई भी डेटा हो गई हटा देंगे। t1.read, t1 ऑब्जेक्ट है, तो t1 ऑब्जेक्ट रीड फंक्शन को कॉल कर रहा है। रीड फंक्शन कहाँ है, इसका मतलब यूजर से वो इंटर स्ट्रिंग बोलेगा। यूजर ने इंटर कर दिया अरविंद, तो स्ट्रिंग में स्टोर हो गया t1 में। t2.read, t2 में हमने कुमार प्लेस कर दिया। तो t1 और t2 जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल डेटा टाइप है।
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। हमने जो बनाया है उसी तरह का डेटा टाइप है, एरे बनाया था, एरे में हमने डेटा स्टोर ले लिया। अब यहाँ पर T3 इज इक्वल टू T1 डॉट एड फंक्शन की बात है। अब जरा सा ये समझिए कि मान लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप कोई फंक्शन है, यहाँ पर हम लिखते हैं इंट ABC। अब जरा समझिए a इक्वल टू 5, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं b इक्वल टू a? आसानी से लिख सकते हैं, a का जो वैल्यू होगा b में चला जाएगा। तो हमने भी वही काम किया है, T3 इक्वल टू T1 और T1 डॉट एड। अब T1 के बाद एड फंक्शन करते हैं, उसमें पास करेंगे T2। तो ऐड T2 फंक्शन जब कॉल करेंगे तो हम कहाँ आएंगे, यहाँ ऐड फंक्शन तो हमारा यही है। तो ऐड फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, strcpy T3, ये जो T2 का डेटा आया है डॉट st में st पास करेंगे। तो एक्चुअल में T3 डॉट st में अभी यहाँ पर जरा गौर से देखिए, T3 में T1 तो पहले ही आ गया। मतलब अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये लिखें, सिर्फ इतने की बात करें, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अरविंद, ये तो पहले आ चुका है। उसके बाद हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ऐड फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो रिटर्न टेस्ट टाइप का डेटा करेगा, और डेटा जो रिटर्न करेगा उसमें देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमको ये डेटा चला गया, वहाँ T1 का डेटा T3 में पहुंच चुका है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, कॉन्केटनेशन का है strcat। चूंकि देखिए स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन की बात है, स्ट्रिंग कॉपी की है, इसीलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि स्ट्रिंग का ऑपरेशन तभी होगा जब स्ट्रिंग डॉट एच फाइल को हम लगा दें, तब इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इम्प्लिसिटेड फंक्शन है, इसमें अलग से हमको कुछ करना नहीं है। इसके बाद हमने किया strcat। तो strcat क्या करेगा, यहाँ पर आप देखें केवल एक स्पेस हम दे रहे हैं, स्पेस कॉपी कर लिए। उसके बाद str कॉन्केटनेट क्या करना है, T1 डॉट st इक्वल टू T3 डॉट st। अब यहाँ पर अब रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पर जरा गौर करेंगे कि ये डेटा क्या रिटर्न कर रहा है स्पेस के बाद। तो स्पेस के बाद ये रिटर्न जो कर रहा है, वो रिटर्न तो वही करेगा जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। फंक्शन रिटर्न करेगा T3। तो T3 में अभी हमने क्या किया है अरविंद, उसके बाद स्पेस लिया, उसके बाद यहाँ पर T3 के st में यहाँ पर ये कौन सा डेटा पास किया, T2। तो T2 में क्या पास किया है, कुमार। तो इस कुमार को हम यहाँ कॉन्केटनेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अरविंद के बाद आ जाएगा कुमार। बात समझ में आई। ये T3 st जो पहले से है, T3 st में सबसे पहले जो है, उसके बाद हमने स्पेस कॉन्केटनेट कर दिया, और उसके बाद T3 डॉट st में ये जो पास किया हमने T2, उसको ऐड कर दिया। अब क्या होगा, T1 का डेटा यहाँ है, ये स्पेस दिया हमने, और ये T2 का डेटा को कॉन्केटनेट किया। अब ये सारा डेटा फाइनली कहाँ पहुँच गया, T3 में। T3 में आया अरविंद कुमार। ये हम अंडर स्कोर दिखा रहे हैं, अंडर स्कोर तो आएगा नहीं, स्पेस रहेगा, अरविंद कुमार आ जाएगा।
अब हम क्या कर रहे हैं, T3.show, तो शो फंक्शन इसका इम्प्लिसिटेड फंक्शन है शो, सी आउट स्ट्रिंग इक्वल टू एस टी, एस टी कौन सा, जो T3 में होगा, तो डिस्प्ले क्या होगा, अरविंद कुमार। गेट सी एच, प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करेंगे कोई की प्रेस करने के लिए, बाकी हम बाहर आ जाएंगे। तो हमारे कहने का सीधा मतलब है कि इस पूरे प्रोग्राम में हमने किया क्या, हमने एक एरे बनाया st नाम के, और इस एरे को जिसमें 100 कैरेक्टर था, हम दे सकते थे, स्पेस हमने भले ले लिया लेकिन 100 कैरेक्टर की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। हम जो भी कैरेक्टर देना चाहें वो सप्लाई करेंगे थ्रू रीड फंक्शन। रीड फंक्शन में जो भी स्ट्रिंग आपको सप्लाई करना है कर लेंगे, और सप्लाई करने के बाद उसको हम st में स्टोर करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है T1, T2, T3, तो ये T1 हो गया, दूसरा एक ऑब्जेक्ट आया T2, ये भी st है लेकिन ये T2 का है, ये T1 का है। एक और ऑब्जेक्ट हमने बनाया जो T3 का है st। अब ये सारे st अलग अलग हैं। उसके बाद हमने रीड फंक्शन T1 के लिए कॉल किया, T2 के लिए किया, इसमें जो भी है उसको लिख लिया, फिर यहाँ पे लिख लिया, फिर इसको कॉपी किया, इसको सबसे पहले कॉपी किया T1, और उसके बाद यहाँ कॉन्केटनेट किया स्पेस, और यहाँ कॉन्केटनेट किया T2। इतना ही काम किया, और ये फाइनल इसी को हमने शो फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कर दिया। इतना ही काम हमने किया इस पूरे प्रोग्राम में। लेकिन सवाल ये होगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या मतलब हुआ। ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग तो समझ में हमको नहीं है, हमने तो स्ट्रिंग कॉपी कर लिया, स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर लिया। अब यहाँ पर बात आती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। जरा सा आप गौर से देखें इस प्रोग्राम को। हमने जो फंक्शन का नेम यहाँ रखा ऐड, आप जरा सा देखिए तो इसका नाम हम सम रख सकते हैं। अगर सम रखेंगे तो हमको क्या करना होगा, यहाँ भी सम से कॉल करना होगा। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसका क्या नाम रखेंगे। तो यहाँ सम फंक्शन बनाएंगे, सम फंक्शन कॉल कर लेंगे, काम तो वही होगा। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब सम या ऐड हम कर सकते हैं तो क्या ऐसा हम प्लस ऑपरेटर रख सकते हैं? तो हम तो सीधे बोलेंगे ऐसा तो नहीं रखा जा सकता है। सी प्लस प्लस के किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन का नेम कोई ऑपरेटर हो, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन सी प्लस प्लस में एक खूबी है, आप यहाँ पर इसको अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन शर्त है कि यहाँ पर आपको ऑपरेटर देना होगा, ऑपरेटर और प्लस सिंबल दीजिए। ऑपरेटर लिखना पड़ेगा आपको। ऑपरेटर प्लस फंक्शन आप कर सकते हैं। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो इस ब्रैकेट की फंक्शन पास तो करने की ज़रूरत है नहीं, T1 प्लस T2। अगर यूज किए गए फंक्शन कोई ऑपरेटर हो, अब यहाँ पर ऑपरेटर प्लस भी हो सकता है, कोई कंपैरिजन ऑपरेटर भी हो सकता है, डबल इक्वल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी हो सकता है, आप जो चाहें। हाँ, क्योंकि ये जो प्लस ऑपरेटर है ये क्या काम करेगा ये हमने अपने फंक्शन में डिफाइन किया है। ये अब वो ऑपरेटर नहीं है जो a प्लस बी सी इक्वल टू ए प्लस बी अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह काम करता था, ऐसा नहीं है। इस ऑपरेटर की होल मीनिंग हमने यहाँ पे अपने फंक्शन में डिफाइन किया है, और चूंकि डिफाइन कर दिया तो इनकी एक्टिविटी बदल गई। अब ये दो स्ट्रिंग को जोड़ने में सक्षम है। तो एक ही ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर जो नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन का काम कर सकता है, वही ऑपरेटर हमारे मेन फंक्शन में अब ये
दो स्ट्रिंग को ऐड करने या कॉन्केटनेट करने का काम कर रहा है। और चूंकि हमने इसका मीनिंग बदल दिया है, ऑपरेटर सेम है लेकिन इसका रोल बदल दिया है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहने का मतलब है कि ऑपरेटर को जैसे हमने डेटा टाइप बदल लिया क्लास बना के, अपना डेटा टाइप स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप बना लिया, जिस तरह की ज़रूरत है वैसा हम डेटा टाइप बना सकते हैं। तो जब हम डेटा टाइप बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो अब शर्त यही है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में हमें फंक्शन नेम ऑपरेटर के साथ उस ऑपरेटर को ओवरलोड करने की कोशिश करेंगे जो ऑपरेटर नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर है। लेकिन आप इस बात का हमेशा ध्यान में रखेंगे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डबल कॉलम तो आप समझ रहे हैं, या एक और ऑपरेटर है, कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन और सेमीकॉलन, शॉर्ट हैंड नोटेशन, इनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। इस तरह के ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते, सिर्फ वही ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर हैं और जो सीधे सीधे दो डेटा पर ऑपरेट होते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन या शॉर्ट हैंड नोटेशन को आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, बाकी के ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। शर्त यही है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको फंक्शन का नेम ऑपरेटर के बाद उस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे ये आपको फंक्शन में बताना होगा, ताकि अब ये जो ऑपरेटर देखने में भले ही एडिशन ऑपरेटर है T3 इक्वल टू T1 प्लस T2, लेकिन एक्चुअल में T1 T2 का एडिशन कैसे होगा ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, ये एक स्ट्रिंग के कॉन्केटनेशन का ऑपरेशन है। और जो ही हम प्लस यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने उसके मीनिंग को बदल दिया है, मतलब उसको ओवरलोड कर दिया है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसको जब चाहें तब आप बदल सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट जो सी में है इसी को हम रन टाइम ऑपरेटर के मीनिंग को बदल रहे हैं, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को सी में बड़े पॉपुलर टर्म से बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अब यही प्लस ऑपरेटर अगर इंटीजर या फ्लोट डेटा टाइप डबल के साथ इस्तेमाल करते तो उनका नेचर अलग होगा, और अगर हमने यहाँ स्ट्रिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल किया है तो ओवरलोड कर दिया है तो इनकी एक्टिविटी बदल गई। मतलब एक ही ऑपरेटर अलग अलग टाइम में अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग बिहेव करता है, यही कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित और भी 2-3 प्रोग्राम बुक में है, उसको आप लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और हम आशा रखते हैं कि ऑपरेटर और ओवरलोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो आप प्रोग्राम में इसका ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा प्रोग्राम बनाया जा सकता है। एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रहता है, कई बार प्रोग्राम बनाने के लिए पूछ लेता है कि एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझाइए। तो इस प्रोग्राम को आप याद रखें, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और वीडियो को आपने देखा, समझने की कोशिश किए, और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बताएंगे। ऐसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और ये आपको बिल्कुल आनी चाहिए। इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लैंग्वेज में आप वीक हो जाएंगे, प्रोग्रामिंग में आपको समस्या होगी। तो इसको ठीक से समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।